नमस्कार दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था की आज दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आज करने वाले हैं राष्ट्रीय आय इनकम नेशनल इनकम से संबंधित टॉपिक का रिवीजन। इससे पहले हमने अर्थव्यवस्था की एक क्लास कर रखी है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो ज़रूर प्लेलिस्ट से जाकर उसे देख लें। और ये सभी क्लासेस आप सभी के वनडे एग्जाम्स और पीएससी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो इनको हम आते हैं और क्विक तरीके से रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए पहला पॉइंट देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। पहला पॉइंट आता है कि किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष से आशय है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच के समय को में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। तो एक राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल होते हैं? तो एक देश की राष्ट्रीय आय में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। यहाँ राष्ट्रीय आय का फार्मूला भी दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आय का जो फार्मूला होता है वो होता है घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय बराबर राष्ट्रीय आय होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली क्या जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता जो कहा जाता है वो कहा जाता है साइमन कुजनेट्स को। साइमन कुजनेट्स क्या है? राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस जिनके जन्मदिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस होता है 29 जून को। 29 जून को इनका जन्म दिवस होता है और इनके जन्म दिवस को पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला आता है भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में प्रति व्यक्ति आय मंद होने का जो मुख्य कारण है वो है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और वह जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण इसका यह है कि उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है और साथ ही जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो बहुत ऊंची है। इस कारण से भारत में क्या है, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि जो है वो दर मंद है। अगला आ जाता है कि भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सेविंग में सर्वाधिक योगदान देता है? तो वो है घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र में क्या है, अर्थव्यवस्था का वो बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? तो भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा जो है वो भौतिक परिसंपत्तियों फिजिकल एसेट्स का है। भौतिक परिसंपत्तियों का हिस्सा घरेलू बचतों में सर्वाधिक होता है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे कम है? तो वर्तमान में देखा जाए प्रति व्यक्ति आय सबसे कम तो वो है बिहार में। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय की जो है वो सबसे कम है देश के अंदर। यहाँ राष्ट्रीय आय से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1863 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी। तो सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना जो की जाती है वो की जाती है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1863 में। इन्होंने अपनी पुस्तक जो थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये इस राष्ट्रीय आय की गणना का विवरण दिया था। और उस समय जो भारत की राष्ट्रीय आय बताई गई थी प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपये थी। नेक्स्ट आते हैं कि वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सबसे कम हो जाता है प्रति व्यक्ति आय बिहार में और सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो है गोवा राज्य में। भारत में राष्ट्रीय आय समकों नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय समकों का जो आकलन है वो करता है CSO अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO
का विलय कर एक नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो वर्तमान में जो मोदी गवर्नमेंट आने बाद जो CSO था और NSSO, इन दोनों को क्या है, एक में विलय कर दिया गया और एक नई संस्था स्थापित की गई जिसका नाम रखा गया नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO, अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कब बनता है? जब CSO और NSSO को आपस में विलय कर दिया जाता है तो नई संस्था बनाई गई नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर से आशय राष्ट्रीय आय से है। भारत की राष्ट्रीय आय की जब गणना होती है तो उसे हिंदू वृद्धि दर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है MCA21 मिशन मोड प्रोजेक्ट। MCA21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? तो कंपनी मामलों के मंत्रालय के द्वारा MCA21 मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। एक खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय 22 से क्या तात्पर्य है? तो एक खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय से तात्पर्य C+I+G+X-M से होता है। तो इसको यहाँ डिटेल में दिया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है उसका GDP इक्वल टू होता है उपभोग मतलब कंजप्शन C से रिप्रेजेंट करते हैं, सकल निवेश इन्वेस्टमेंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, सरकारी व्यय जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको G से, और प्लस जो है निर्यात को X से और आयात को M से रिप्रेजेंट किया जाता है। निर्यात एक्सपोर्ट को X से और आयात M को इंपोर्ट को M से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये सकल घरेलू GDP बराबर क्या हो जाता है? उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस जो होता है निर्यात माइनस आयात। अगला आ जाता है सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? इसको हमने कल की वीडियो में भी बताया था कि जो GDP के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है भारत। पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की है, और तीसरे नंबर पर कौन था? तो तीसरे नंबर पर ब्रिटेन था और चौथे पांचवें में जापान और जर्मनी थे। तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी और पांचवें पर जो था वो भारत था। नेक्स्ट आता है मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जो GDP को कहा जाता है वो कहा जाता है नॉमिनल GDP। नेक्स्ट आता है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग जो प्राप्त होता है वो है सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से सबसे बड़ा GDP में भाग हिस्सा है। नेक्स्ट आता है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत डोमेस्टिक सेविंग की औसत दर कितनी आकलित की गई है? तो वर्तमान में लगभग 30 से 40% जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत आकलित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP क्या है? तो GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन है। राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यमापन क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष होती है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना होती है वर्ष 1950 में। वर्ष 1950 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO की स्थापना होती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो स्थापना होती है वो होती है सी रंगराजन समिति के आधार पर। सी रंगराजन समिति के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई है। GDP आंकड़ों के आधार पर 2004-5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया? तो GDP आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर नया आधार वर्ष 2011 वर्तमान में किया गया है। और केंद्रीय सांख्यिकी सहयोग संगठन CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना जो है के लिए आधार वर्ष 11-12 से बदलकर 17-18 करने का प्रस्ताव है। तो वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो 2011-12 का है, लेकिन इसको जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा 2017-18 किए जाने का प्रस्तावित किया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ फैक्ट है जो मैंने पहले भी बता दिया कि PC महालनोबिस के जन्मदिन को 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो ये जो राष्ट्रीय आय से संबंधित टॉपिक था वो कवर हो गया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आर्थिक नियोजन संबंधित ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना रहती है। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम, प्रोग्राम्स एवं नीतियां, पॉलिसीज का निर्धारण किया जाता है। तो भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो भारत में आर्थिक नियोजन की जो पृष्ठभूमि तैयार करने का श्रेय दिया जाता है वो है सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि को तैयार किया। अगला आता है वर्ष 1944 में, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो जो गांधीवादी योजना थी 1944 में, उसको प्रतिपादित करने का श्रेय था श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो विकास का जो भारतीय मॉडल है वो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सुरक्षा प्रदान करता है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया गया था वो जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास समिति का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो गठन हुआ वो हुआ 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को भारत नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन होता है। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? नियोजित विकास मॉडल को भारत में 1 अप्रैल 1951 से नियोजित विकास मॉडल को भारत में लागू किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमर जो एक प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उनके योजना पर आधारित थी। दूसरा आता है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की जाती है तो उसका जो प्राथमिकता उस समय थी, उस समय भारत में खाद्यान्न की बहुत कमी थी, इसलिए कृषि के विकास पर जोर दिया गया। नेक्स्ट आता है देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लिया गया था? देश में समाजवादी समाज, सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का जो संकल्प लिया जाता है वो लिया जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। सेकंड पंचवर्षीय स्कीम के दौरान क्या समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प लिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई। इस योजना के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना होती है उसके वास्तुकार, उसके जो मॉडल थे वो थे पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला आ जाता है भारत में अनवरत योजना, जो रोलिंग प्लान है, एक वर्ष का हुआ करता था, वो किस अवधि में प्रभावी रही? तो ये जो अनवरत योजना है वो प्रभावित रही थी 1978 से 1980 के बीच में। 1978 से 1980 के बीच में भारत में अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के नाम से जाना गया। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उस दौरान भारत का जो विकास था वो ऋणात्मक प्रदर्शित किया गया था। अब नेक्स्ट आते हैं और अनवरत योजना का प्रतिपादन जो है वो किया गया था गुरनार मेंडल के द्वारा। गुरनार मेंडल अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा, गुरनार मेंडल की पुस्तक है द एशियन ड्रामा, जिसमें उन्होंने क्या है अनवरत योजना का प्रतिपादन किया था। इस भारत में लागू करने का श्रेय जाता है जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला को। तो 1978 में क्या है मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो जिसमें से जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़ावाला जो होते हैं इनके द्वारा अनवरत योजना लाई जाती है। और यह अनवरत योजना जो थी इसका प्रतिपादन किए थे गुरनार मेंडल, जिनकी पुस्तक थी द एशियन ड्रामा। नेक्स्ट आते हैं
कि भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 के समय इंदिरा गांधी सरकार के समय ये तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है और उसी समय भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी वो डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। डी.आर. गाडगिल मॉडल पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आधारित थी। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के युग की प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। आर्थिक नियोजन के युग में प्रारंभ से भारत में सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम में कृषि का हिस्सा जो है लगातार कम होता रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है इंडस्ट्रियल क्षेत्र सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिसके कारण क्या है प्राथमिक सेक्टर जो कृषि पर आधारित है वो उसमें कमी निरंतर आती गई है। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच को अपनाया गया। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है विकास केंद्र उपागम को अपनाया गया। भारत में स्वपोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई। तो भारत में स्वपोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना का जो सर्वप्रथम अपनाई गई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। निर्धारित अवधि में एक वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्ष की थी उसको क्या है 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय क्या है कि जनता पार्टी की सरकार आ जाती है और जनता पार्टी की सरकार के द्वारा क्या है 4 वर्ष में ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त घोषित कर दिया जाता है और फिर रोलिंग प्लान ले आ दिया जाता है। अगला आता है कि गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को जो प्रारंभ किया गया वो किया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा एक गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों को लागू किया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट आता है छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो थी वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7 से 7वीं पंचवर्षीय योजना और 7 से है सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल। नेक्स्ट आता है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का जो शुभारंभ होता है वर्ष 1975 में किया जाता है। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र विजन डॉक्यूमेंट, 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रेटजी और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। तो वर्तमान में जो नीति आयोग है उसने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया है और उसके स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र 15 वर्ष का एक विजन डॉक्यूमेंट होगा, साथ ही साथ जो 7 वर्ष के लिए एक स्ट्रेटजी रणनीति होगी और 3 वर्ष के लिए क्या है एक कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी। तो संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का जो है इसमें रणनीति को अपनाया गया था। यहाँ नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में का विषय बनाया गया है। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक और आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में है, तो ये 7वीं सूची समवर्ती सूची का हिस्सा है। अब यहाँ है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं और उनसे जो जो प्रावधान किए गए हैं, तो एक लिस्ट के अंतर्गत दिया गया है जिसको देख लेते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, तो पहली पंचवर्षीय योजना आ जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 के बीच होती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य इसमें था तो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, उत्पादन तथा आय व धन का समान वितरण करना इसके प्रमुख उद्देश्य थे।
तो प्रथम योजना जो थी हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी, 1951 से 1956 थी। कृषि उत्पादन इसकी प्रमुख प्राथमिकता थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में है 56 से 61 के बीच में है, और यह है औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, भारी उद्योगों की स्थापना करने का इसमें प्रोग्राम रखा गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि क्या थी? ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तीसरी योजना जो है, तीसरी योजना आती है खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इसी दौरान क्या लागू की जाती है? तो इसी दौरान जो है वो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाता है इस खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु। असमानता में कमी लाना, ये उसका प्रमुख उद्देश्य था, और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तो ये हो जाती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद क्या आते हैं? 3 एक वर्षीय योजना आ जाते हैं। 66 से 69 के बीच एक एक वर्ष की योजनाएं बनाई जाती हैं, क्योंकि इस समय जो होता है भारत में 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष की योजना बनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो ऐसे में क्या है, एक एक वर्ष की योजनाएं निर्मित की जाती हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना लाई जाती है 69 से 74 के बीच, लेकिन फिर इसमें क्या है, एक एक वर्ष की योजना होती है। तो हाँ, अब फिर इसके बाद जब 69 से 74 के लिए क्या है, एक चौथी पंचवर्षीय योजना जब आती है, तो उस दौरान क्या है, विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना एक प्रमुख उद्देश्य थे। कीमत स्थिरता लाना, सामाजिक समानता स्थापित करना, ये प्रमुख क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य हो जाते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि क्या है, इसको 4 वर्ष में ही समाप्त कर दिया जाता है। 74 में आती है 79 तक के लिए, लेकिन इसको क्या है 78 में ही समाप्त कर दिया जाता है मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। और इस पंचवर्षीय के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो थे जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और गरीबी उन्मूलन करना, ये प्रमुख उद्देश्य किसमें है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के। फिर 1978 के बाद 1979 में जो है फिर से वार्षिक योजनाएं बनानी पड़ती है, और वार्षिक योजनाएं 1979 से 80 तक चलती है। इसको अनवरत योजना या रोलिंग प्लान नाम दिया जाता है। इसके बाद फिर लगातार पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहती हैं। तो पंचवर्षीय योजना में छठी पंचवर्षीय योजना आती है। छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता व उन्मूलन करना, आधारिक संरचना का विकास करना और असमानता में कमी लाना, ये प्रमुख उद्देश्य हो जाता है छठी पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना क्या है, 1985 से 99 तक 1985 से 1990 के बीच लागू की जाती है। और यह जो इसमें जो प्रमुख लक्ष्य रखे गए वो रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर 2 एक वर्षीय योजनाएं लागू की जाती है 1990 से 1992 के बीच। 1990 से 1992 के बीच क्या है, फिर से 2 वर्षीय योजनाएं लागू की जाती हैं, क्योंकि इस दौरान भी देश में क्या है, वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97 के बीच लाती है। इसमें क्या है, शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करना उद्देश्य है। प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ करना, इसके प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। नवी योजना 97 से 2002 के बीच में होती है, और इस दौरान क्या है, कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि और साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, इसके प्रमुख लक्ष्य थे। फिर आता है नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10th पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 के बीच की थी, और इस दौरान जो लक्ष्य रखे गए वो थे उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता का बेहतर बनाना। साथ ही इसमें समावेशी समृद्धि और असमानताओं को कम करना भी 10वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो होती है 2007 से 2012 के लिए लागू की जाती है, जिसमें बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आती है। उच्च कोटि के रोजगार का सृजन करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, ये क्या है 11वीं पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्य थे। फिर नेक्स्ट और अंतिम जो पंचवर्षीय योजना बनती है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के लिए, जिसमें तीव्र सतत अधिक समावेशी विकास करना, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि करना।
जीडीपी में 8% तक की वृद्धि करना ये लक्ष्य रखा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना में। और 2015 में क्या है, इसको समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है और पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया जाता है। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश प्लान हॉलीडे लाया गया? तो आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान 3 बार। फर्स्ट बार 66 से 69 के बीच, और दूसरी बार 79 से 80 के बीच, और तीसरी बार 90 से 92 के बीच। 3 बार क्या है, योजना अवकाश प्लान हॉलीडे लाया गया। नेक्स्ट आता है महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? तो महिला अंश योजना जो कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान की क्या है, शुरुआत की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना महत्वपूर्ण विषय वस्तु थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था सतत एवं समावेशी विकास करना जो है मूल उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आता है। तो आज हमने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिकों को इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर लिया है। इसके बाद अब नेक्स्ट बैंकिंग वाले चैप्टरों का